हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सी एस सेंटर। द इंडियन एक्सप्रेस का काफ़ी एक इम्पोर्टेंट आर्टिकल जो आप अगर कह सकते हैं, अगर आसान भाषा में कहा जाए तो इंडिया और एशिया सेंट्रिक इनका आर्टिकल होता है। बहुत अच्छे आर्टिकल्स ये लिखते हैं जो कॉन्टेक्स्ट में होता है इंडिया और एशिया को लेकर के। ये सी राजा मोहन सर हैं, ये बहुत अच्छे ही आर्टिकल लिखते हैं इंडियन एक्सप्रेस में। इनका वीक में एक दो आर्टिकल्स आते हैं। तो आज इन्होंने जो एक टॉपिक लिया है, आज जो है कि 6 दिसंबर 2022 है, हम इसका जो कि इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल डिस्कस करें। ये 3 से 4 पॉइंट को बहुत फोर्स करके जो है कि ये करते हैं। आप सभी लोग हमेशा ये सुन रहे होंगे कि ग्लोबल साउथ, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ग्लोबल साउथ के मतलब के सबसे पहले हम ग्लोबल साउथ एक जैसे अगर पॉइंट में मैं लूँ यहाँ पे कि ये है क्या ग्लोबल साउथ, ठीक है, ये कैसे हम इसको डिस्कस कर सकते हैं। सबसे पहले देखिए ग्लोबल साउथ का मतलब होता है, ग्लोबल साउथ का हम जीएस से कनेक्ट कर रहे हैं। ग्लोबल साउथ का मतलब ये होता है कि वो कंट्री, ठीक है, अदर देन डेवलप, मतलब जो डेवलपिंग है या फिर लिस्ट डेवलप्ड कंट्री है। अगर और आसान भाषा में बोले मैं तो ये हो कंट्री जो मतलब उस समय मतलब आप मॉडर्न टाइम में जो थी ब्रिटिश कॉलोनी थी, ठीक है, ब्रिटिश कॉलोनी थी, उनको ब्रिटिश कॉलोनी या फिर यूरोपियन कॉलोनी थी। फॉर एग्जांपल पूरा आप ऑलमोस्ट ले सकते हो अफ्रीका कॉन्टिनेंट, ऑलमोस्ट आप भी ये भी ले सकते हैं एशिया कॉन्टिनेंट अगर रसिया को छोड़ दिया जाए। फिर उसके बाद दूसरी चीज़ ये है ना कि अगर डेवलपिंग लिस्ट तो वो कॉलोनियम तो इनमें कुछ और कंट्री को छोड़ा जाता है, जैसे मान लीजिए रसिया हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, न्यूजीलैंड, क्योंकि वहाँ पे कोई ह्यूमन सेटल नहीं था, वो खुद ब्रिटिश वहाँ पे जा करके अपने या फिर यूरोपियन जो कि सेटल किए। ये पॉइंट को डिस्कस करते हैं। दूसरी पॉइंट ये कुछ फेसेस को डिवाइड करते हैं। ये स्पेशली मैं आफ्टर इंडिपेंडेंट की बात करूं या फिर डीकोलोनाइजेशन से मैं स्टार्ट करूं इस आर्टिकल को, ठीक है। डीकोलोनाइजेशन मतलब आप कह सकते हो 1940 के एरा के बाद से, ठीक है, आफ्टर 1940 के बाद में जो स्टार्ट हुआ कि ग्लोब कैसे डिवाइड होता चला गया, ठीक है। एक हम लिस्ट डेवलप कंट्री बोलने लगे, ठीक है, फिर उसके बाद डेवलपिंग कंट्री बोलने लगे, कुछ डेवलप्ड कंट्री हो गए, फिर हम बोलने लगे साउथ ग्लोब हो गया, नॉर्थ ग्लोब हो गया, ठीक है, वेस्टर्न कंट्री हो गई, ईस्टर्न कंट्री हो गई। तो ये इनका अपना अपना एक जो कि इतिहास है, हिस्ट्री है और अपनी अपनी एक ओपिनियन है, राइट। तो ये जो डिवाइड करते हैं ये कहते हैं कि जो इंडिया है और जो ग्लोब है, मतलब ये ज़्यादा फोकस इंडिया को लेकर के करते हैं। क्या इंडिया, मैं आपसे अगर क्वेश्चन पढ़ूँ या बोलूँ कि इंडिया क्या ये ग्लोबल लीडर ऑफ द साउथ ग्लोब का बन सकता है कि नहीं बन सकता है, ठीक है। तो आप अगर देखिए सोशल साइंस में कोई एब्सोल्यूट चीज़ें नहीं होती हैं, राइट। इसमें कुछ फैक्ट्स सही भी हो जाते हैं, कुछ जो कि गलत। अगर कोई कहता है कि नहीं इंडिया जो है कि ये ग्लोबल साउथ का लीडर बन जाएगा, तो वो जो एक वीक पॉइंट होती है ना उसको हाइड करके रख लेता है। अगर जो कहता है कि नहीं बन सकता तो वो जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट होते हैं उनको हाइड कर ले। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं कि नहीं इंडिया जो है कि ये हालांकि अभी इसमें नहीं हालांकि इसमें बात की गई है आर्टिकल में, तो अगर ग्लोबल साउथ का जो कि ये लीडर या डेवलपिंग कंट्री का बन सकता है तो मैं कहूँगा कि ठीक है, वर्ल्ड की जो कि सबसे बड़ी अब अर्थव्यवस्था 5वीं है, आने वाले समय में 3rd बन जाएगी। दूसरी चीज़ ये है कि वर्ल्ड की 2nd पॉपुलेशन है। तीसरी चीज़ ये है कि एट प्रेजेंट टाइम में बहुत अच्छा इसका रिप्रेजेंटेशन है वर्ल्ड की ऑर्गेनाइजेशन जैसे G20 है, UN सिक्योरिटी काउंसिल है, ये चीज़ें सब डिस्कस कर लेंगे। अगर मैं कहता हूँ कि नहीं इसके लिए चैलेंजेस भी हैं या फिर कह सकते हैं इनडायरेक्टली कि नहीं अभी इसको टाइम लगेगा, जैसे मान लीजिए ये है क्या बोलते हैं चाइना समझ लीजिए कि अब वर्ल्ड की 2nd 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमिक बन करके उभर गई है, ठीक है। ये भी जो है कि एक कॉलोनी या डेवलपिंग कंट्री में है, लेकिन बट ये चीज़ है कि इसने अपने आप को बहुत ही मर्जी और ये इंडिया के लिए बहुत बड़ा चैलेंज जो है कि खड़ा कर दिया है। इस समय सबसे अगर चैलेंजेस बात करूँ तो इसने अभी चाइना इंडियन ओशन रीजन फोरम का एक इस्टेब्लिशमेंट किया भी किया, तो ये तो बहुत बड़ा है। फिर उसके बाद वन बेल्ट वन इनिशिएटिव का जो है कि एक इनिशिएटिव लिया है चाइना ने। फिर इसी का एक पार्ट है
सीपेक, तो ये इंडिया के लिए चैलेंजेस है। तो इसलिए इंडिया को जो है कि अभी बहुत कुछ करना है। दूसरी चीज़ ये है कि जो चाइना है अपने इंडिया के जब साउथ कॉन्टिनेंट पड़ते हैं उनमें जो है कि फंड्स उनको दे देता है और वो कहीं ना कहीं जैसे चाइना की तरफ टिल्ट हो जाते हैं, मुड़ जाते हैं, चाइना के फेवर में हो जाते हैं। सबसे बड़ा एग्जाम्पल मैं पाकिस्तान का ले सकता हूं और श्रीलंका का। देखिए इतनी बड़ी क्राइसिस थी और श्रीलंका में, और क्राइसिस चाइना की वजह से ही हुई, ठीक है। उसके बावजूद भी श्रीलंका मतलब ये इतना साहस नहीं उठा पा रहा है कि वो चाइना के अगेंस्ट में चला जाए, ठीक है। क्यों? क्योंकि उसने लोन लिया है और उसको ये भी पता कि अगर मैं चाइना के अलावा कहीं जाता हूं तो मुझे उतनी फैसिलिटीज नहीं मिलेगी, और उसको ये भी पता है कि मैं चाइना के साथ रहता हूं तो हमारे लिए इकोनॉमिकली पॉलिटिकली दोनों खतरा है। उसके बावजूद भी वो नहीं जा पा रहा, तो ये होता है। तो अब हम आते हैं जो इस आर्टिकल में एक सिस्टमैटिक तरीके से करने की कोशिश करते हैं, राइट। तो हम इसको थोड़ा सा इरेज कर लेते हैं। एक सेकेंड, हम थोड़ा सा इसको ना वाइट बोर्ड ले लेते हैं। अपना वाइट बोर्ड हो जाएगा तो हमारे लिए ये बेटर होगा कि हम और अच्छे से इसका जो कि एक्सप्लेनेशन कर सकते हैं। आप 10 सेकेंड वेट करिए, वाइट बोर्ड ओपन हो जाता है, फिर हम जो है कि इसको अपना इसमें और डिटेल से हम वो आर्टिकल को डिस्कस करेंगे, राइट। सो वेट विदिन ए सेकेंड, आई विल स्टार्ट माई वाइट बोर्ड। ओके वेट। तो ये हम जो डिस्कस कर रहे हैं ये इंडिया को सेंट्रिक लेकर के है। तो एक चीज़, फिर इसके बाद हम देखते हैं, थोड़ा सा इसको क्लियर कर लेते हैं। ओके, अब यहाँ पे देखिए हम डिस्कस करने जा रहे हैं इंडिया को लेकर के अब डिस्कस यहाँ पे करने जा रहे हैं। अब देखिए ये क्या कहते हैं, जो आर्टिकल में सी राजा मोहन सर हैं, ये कहते हैं कि इंडिया ने अपना स्टैंड चेंज किया है और पूरे वर्ल्ड में चेंजेस हुआ है। सबसे पहले मैं अगर बात करूं तो कुछ वर्ड्स निकल करके आते हैं यहाँ से। जैसे जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ, ठीक है, तो ये दो वर्ल्ड पूरे दो ग्रुप में डिवाइड हो गया था मोस्टली। एक कैपिटलिस्ट और दूसरा सोशलिज्म, ठीक है। और लेकिन इंडिया इन दोनों में शामिल नहीं हुआ। कैसे? उसने एक नैम नाम का ऑर्गेनाइजेशन इस्टेब्लिश किया उन कंट्री के साथ मिलकर के जो जल्द से जल्द इंडिपेंडेंट हुई थी, डिकोलाइज हुई थी। जो कैपिटलिस्ट ग्रुप था ये जो है कि यूएसए रिप्रेजेंट कर रहा था। जो सोशलिस्ट ग्रुप था ये यूएसएसआर, ठीक है, यूएसएसआर एंड प्रेजेंट टाइम का रसिया मान लीजिए, ठीक है। दूसरी चीज, इन दोनों के बीच में इस आइडियोलॉजी को लेकर के ये आइडियोलॉजिकल वार हुआ। उस वार को हम कहते हैं कोल्ड वार बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कोल्ड वार। और इस पीरियड में ये आपका 1945 से लेकर के आपका 1990 या फिर 91 तक चला। अब इतना लंबा वार चला। इनके बीच में इंडिया अपने आप को एक न्यूट्रल एक्टर के रूप में इस्टेब्लिश करके रहा। ये कहा कि हम किसी ग्रुप के मेंबर नहीं है। दूसरी चीज, ये तब जो ये रसिया रिप्रेजेंट कर रहा था कैपिटल, ये कहता था कि अगर आप मेरे साथ नहीं हैं तो हम ये मानते हैं आप सोशलिस्ट के साथ हैं। तो उस समय इंडिया ने कहा कि ठीक है आप कहिए बट हम नहीं। लेकिन रसिया का जो स्टैंड था ये कहा कि ठीक है आप उनके साथ नहीं हैं तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, अगर आपसे जो भी हमसे सपोर्ट चाहिए वो हम आपको देंगे। इनफैक्ट 1972 का जो वार हुआ इंडिया और बांग्लादेश, आज का जो ईस्टर्न, उस समय ईस्टर्न पाकिस्तान और आज का बांग्लादेश, रसिया ने भरपूर समर्थन किया। दूसरी चीज़ ये है कि इंडिया अपने आप को किया और इसी की एक देन थी कि उस समय यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका इंडिया के साथ बहुत डिस्क्रिमिनेट करता और अपने एक एक्टर के रूप में खोजा साउथ कॉन्टिनेंट में पाकिस्तान को। तो ये एक इंडिया के लिए चैलेंज इसका था और एक दूसरा जो है कि उसके लिए ये भी था कि अपॉर्चुनिटी भी थी कि हम न्यूट्रल रहें, एक वर्ल्ड के लीडर में उभर करके आए। और वही की एक दिन थी कि इंडिया 1919 तक, समझ रहे, थर्ड वर्ल्ड मतलब ना ही कैपिटलिस्ट, एक कैपिटलिस्ट हो गया, दूसरा सोशलिस्ट हुआ, तीसरा जो निकला हुआ था एक नैम का, उसका एक लीडर के रूप में उभरा। और ये लीड किया कब तक? 1919, जब तक आप कोल्ड वार ख़त्म नहीं हो जाता। कोल्ड वार 1991 में ख़त्म हो जाता है और यहीं पे यूएसएसआर का
यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन होता है 15 पार्ट में। 5 उसमें से जो है कि सेंट्रल एशिया के कंट्री निकल करके आते हैं, 14 जो है कि आपका ईस्टर्न यूरोप में निकलते हैं, और एक जो है कि आपका रसिया बन करके निकलता है। ये तो था जो इंडिया का आप बोल सकते हैं कि चैलेंजेस था। दूसरी चीज़ है कि जब ये क्या बोलते हैं ग्लोबलाइजेशन ख़त्म हुआ, ये जब कोल्ड वार ख़त्म हुआ, एक सेकंड हम इसको इरेज कर लेते हैं। जब कोल्ड वार ख़त्म हुआ ना, तो अब क्या हुआ, इंडिया भी क्या किया, मूव करने लगा। कहाँ से? इंडिया जो है कि मूव किया कहाँ से, प्रोटेक्टिव इकोनॉमिक्स से लेकर के ओपन इकोनॉमिक। मतलब 1991 में इसने LPG मतलब लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन को एंट्री किया। और यही इसके बाद ठीक है इंडिया के लिए एक अपॉर्चुनिटी भी निकली और चैलेंज ये निकला, चाइना अब एक वर्ल्ड इकोनॉमिक पावरफुल मतलब नेशन के रूप में निकला। दूसरी चीज, इंडिया के पास जो कि एक इकोनॉमिक अभी ग्रोथ ही करना था। अब इंडिया और चाइना के बीच में एशिया कॉन्टिनेंट में टसल होने लगा, स्पेशली जो है कि आपका साउथ एशिया कॉन्टिनेंट जो पड़ जाता है, जैसे पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान। अब इंडिया के लिए चैलेंजेस निकला और कहीं ना कहीं सब कॉन्टिनेंट के कंट्री चाइना की तरफ मुड़ने लगे। तो इंडिया ने अपना स्टैंड चेंज किया और फिर ये जो है कि ईस्टर्न ग्लोबल का मतलब जो कॉलोनी हुआ करती थी वेस्टर्न की तरफ मूव किया। इसने बहुत अच्छा काम किया और अच्छे तरीके से इसने चाइना को काउंटर किया और आज प्रेजेंट टाइम में वर्ल्ड का जो है कि 5 लार्जेस्ट इकोनॉमिक है। और आने वाले समय में 2030 में ये भी टारगेट है कि हम सेकेंड लार्जेस्ट इकोनॉमी हो जाएंगे। और 1947 जब हम 100 ईयर ऑफ द इंडिपेंडेंस को सेलिब्रेट करेंगे तो हम एज ए डेवलप्ड कंट्री बनेंगे, क्योंकि 2022 और 2047 ये हमारा एक अमृत काल के रूप में सेलिब्रेट करी गवर्नमेंट। और 75 ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस का जब 2022 में हम अचीव किए तो इसको आज़ादी का अमृत महोत्सव के रूप में सेलिब्रेट किए, राइट। ये चीज़ें हमने किया। अब हम आते हैं कि जो इंडिया का या फिर इंडिया कैसे ग्लोब कर सकता है लीडर। अब देखिए इंडिया के पास जो कि ना, इंडिया के पास सॉफ्ट पावर काफ़ी स्ट्रांग है। दूसरी चीज़, ये अब कहीं ना कहीं यूरोपीय यूनियन प्लस USA के अच्छे पार्टनर के रूप में उभरा। हालांकि अभी भी इंडिया का रसिया को लेकर के काफ़ी अच्छा ओपिनियन है और रसिया का भी ओपिनियन काफ़ी अच्छा है इंडिया को लेकर के। टसल बस अगर चल रही है इंडिया की तो बस चाइना के साथ चल रही है, ठीक है। और चाइना के साथ क्यों चले ना, क्योंकि दोनों एक नेबर कंट्री है, इनका लैंड बाउंड्री है। तो ये चीज़ें चैलेंजेस हैं, अपॉर्चुनिटी है। अब हम आते हैं कि अब इंडिया कैसे हम कह सकते हैं ग्लोबल लीडर पर, क्योंकि देखिए 2023 जो G20 का प्रेसिडेंटशिप मिली है, राइट। दूसरी चीज़ है UN सिक्योरिटी काउंसिल का जो मंथली प्रेसिडेंटशिप होता है, इंडिया का 23 का वो भी मिला है। तीसरी चीज़ है कि 5th वर्ल्ड की इकोनॉमिक और सेकेंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन है आफ्टर चाइना। तीसरी बात है कि हमारे पास जो स्किल्ड वर्कर हैं काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। अब दूसरी चीज़, हमारे पास पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है और हमारी जो कि सर्विस सेक्टर जो है काफ़ी अच्छा काम कर रहा है। और तीसरी चीज़, हम जो है कि इकोलॉजी, इन्वायरमेंट, ये हालांकि ऐसे पॉइंट इसमें मेंशन नहीं किए हैं आर्टिकल, बस मैं अपनी तरफ से जोड़ रहा हूँ वैल्यू एडिशन के रूप में, ठीक है। इसमें जो है कि ये किया और ये जो है कि अब एक कैपेबिलिटी है कि जो कि ये लीड कर रहा है ग्लोबल साउथ को लेकर के, राइट। तो ये हमारा एक शॉर्ट में वीडियो था इंडियन एक्सप्रेस का और आई होप कि ऑल ऑफ यू एंजॉय माय वीडियो। एंड कुछ दिन लेट हो जाता है, कुछ काम होता है, इस वजह से कुछ आर्टिकल्स वगैरह नहीं हो पाते हैं। सो सॉरी फॉर दिस एंड थैंक यू वेरी मच द डिस्कशन।